हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने ओम का नियम पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध किस तरीके से लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और इस वाले संबंध से हमने एक और नियतांक प्राप्त किया था। संबंध क्या था? R इक्वल रो L डिवाइड A। रो को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, जो कि एक नियतांक है। नियतांक ये भी है, लेकिन ये आर जो है वो लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। अब इन देखो, कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी चालकता, ठीक है, उसकी कुचालकता, इन सब का निर्धारण जो है हम प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के ही आधार पर करते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो एक तांबा एक चालक है। तांबा क्या है? चालक है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन अगर एक तांबे की लंबाई की बात करें, ठीक है, तांबे की लंबाई जैसे इसकी L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो इन दोनों परिस्थितियों में इसका जो प्रतिरोध है, इन दोनों तार का, दोनों ही तांबा है और दोनों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, लेकिन इनकी जो प्रतिरोधकता जो है वो क्या रहेगी? एक ही रहेगी, समान रहेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है। वो अंतर क्या है? देखो, ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता में मुख्य अंतर, मुख्य अंतर, ये दोनों में अंतर होगा। ठीक है। अब क्या होगा? देखो, प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोध जो है पदार्थ का प्रतिदर्श गुण होता है। प्रतिदर्श का बच्चों मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए, कोई नमूना आप लेते हो, ठीक है, तो ये आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से। प्रतिदर्श गुण होता है। जबकि प्रतिरोधकता की हम बात करें तो ये पदार्थ जो है उसी का गुण है, पदार्थ का गुण है। देखो, प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का प्रतिदर्श गुण होता है, जबकि प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का गुण है। अब आप इसमें एक बार अंतर समझ लीजिए। देखिए, अंतर क्या है इन दोनों में कि मैंने अभी जैसे बताया कि हमने एक पदार्थ लिया है, तांबा, इस तरीके से। तांबे की इसकी लंबाई जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है। पदार्थ दोनों ही क्या है? तांबा है। लेकिन अब आप देख रहे हो लंबाई बदल रही है, तो इस तार का प्रतिरोध अलग होगा, इस तार का प्रतिरोध अलग होगा। प्रतिरोध क्या है? भिन्न भिन्न है। तो अब बताओ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? पदार्थ का प्रतिदर्श गुण। तो प्रतिदर्श गुण का मतलब है कि मैंने एक तांबे का एक तो ये वाला नमूना लिया और एक ये वाला नमूना लिया। एक ही पदार्थ के मैंने दो नमूने लिए और दोनों में आप क्या देख रहे हो? प्रतिरोध कैसा है? भिन्न भिन्न है। इसका मतलब प्रतिरोध पदार्थ का एक प्रतिदर्श गुण होता है। जबकि प्रतिरोधकता की बात करें तो पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ का गुण है, इसका मतलब पदार्थ तो एक ही है। और एक ही है तो इन दोनों ही स्थितियों में जो इसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो तो एक नियतांक होगी, मतलब बराबर रहेगी। जबकि इसमें प्रतिरोध जो है वो क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। प्रतिरोध भिन्न भिन्न है। ये बात आपको इसमें ध्यान रख लेनी है, नोट कर लेना है इन चीज़ों को। ठीक है। देखो, प्रतिरोधकता की वैसे कोई परिभाषा नहीं है। प्रतिरोधकता यूँ बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होती है वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होता है, जितनी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है वो चालक नहीं होता है, वो क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन हम यहाँ पर इसकी प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे इस सूत्र के द्वारा। देखिए, अब मैं प्रतिरोधकता की परिभाषा समझा देता हूँ। प्रतिरोधकता, देखिए, प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्वल रो L डिवाइड A। यदि यदि अगर कोई भी पदार्थ लिया है, कोई चालक लिया है, कुछ भी, ठीक है, अगर उसकी लंबाई हमने 1 मीटर ले ली, क्षेत्रफल A ये हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो जब ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो अब बताओ, ये L एक, ये भी एक, तो रो इक्वल क्या हो गया? R हो गया। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, रो इक्वल R लिख दूंगा।
मतलब प्रतिरोधकता किसके इक्वल है, प्रतिरोध के ही बराबर है। मतलब जब कोई भी पदार्थ जो है, ठीक है, उसका उसकी लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका जो प्रति एकांक क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो पदार्थ का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यदि यदि पदार्थ की लंबाई लंबाई 1 मीटर हो तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो पदार्थ का प्रतिरोध प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता के बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये प्रतिरोधकता की आप परिभाषा लिख सकते हो अगर आपको परिभाषा पूछी जाती है। यहाँ से प्रतिरोधकता के हम मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। देखिए प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, मात्रक की बात करें तो मात्रक हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम जानते हैं R इक्वल क्या होता है, रो L डिवाइड A। तो रो इक्वल क्या हो जाएगा, R इंटू A डिवाइड L। तो रो इक्वल ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर मीटर कैंसिल हुआ, तो प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बारे में ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टार करके इन बातों को नोट कर लेना। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता क्योंकि ये प्रतिरोध के बराबर है, इसका मतलब ये एक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है तो पदार्थ कुचालक होता है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तो पदार्थ सुचालक मतलब चालक होता है। देखो इनकी रेंज के बारे में भी बात करूं तो इसकी रेंज लगभग 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर से लेकर लगभग 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, और इनकी होती है लगभग 10⁻² ओम इंटू मीटर। देखो ज़्यादा है, पॉजिटिव है, से लेकर ये लगभग वही 10⁵ या 8 तक ओम इंटू मीटर तक ये पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हो गया इनकी चालकता के इनका निर्धारण हो गया प्रतिरोधकता के आधार पर। अब हम प्रतिरोधकता की निर्भरता को समझेंगे। प्रतिरोधकता की निर्भरता प्रतिरोधकता की निर्भरता जो है ये आपको बहुत ही स्टार करके डबल स्टार 5 स्टार कर लीजिएगा कि प्रतिरोधकता जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है, लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगर आपको इससे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, दो चालक एक ही पदार्थ, दो एक ही, या मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, एक ही पदार्थ के दो चालक जिनकी प्रतिरोधकताएं, जिनकी मैं चलो लिखना पड़ेगा, जिनकी
प्रतिरोधकताएं रो1 व रो2 है तथा त्रिज्या को बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए, इनकी त्रिज्याओं को बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो प्रतिरोधकताओं का अनुपात बताओ। तो प्रतिरोधकताओं का अनुपात बताओ। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि पदार्थ, ये वाला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हो गया, पदार्थ एक ही है और इस एक ही पदार्थ के लिए, है ना, एक ही पदार्थ की, देखो प्रतिरोधकता एक तो लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ एक ही है। क्लियर नहीं यहाँ तक? तो प्रतिरोधकता तो वही रहेगी, यहाँ पर रो ही रहेगी। यहाँ पर आप रो1 व रो2 कैसे लिख सकते हो, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, दूसरी बात ये कहा है कि त्रिज्या को बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई, तो क्षेत्रफल और लंबाई पर तो ये निर्भर नहीं करती, मतलब आप त्रिज्या को बढ़ा दो तो उस पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा कि रो1 व रो2 जो है वो क्या रहेगा, इसका 1:1, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, दूसरा इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अलग से अलग टॉपिक होगा। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये हमने प्रतिरोधकता के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टर्म हम यहाँ पर लेंगे क्या, अब चालकता के बारे में भी समझना होगा। चालकता, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा। ठीक है, चालकता, देखो प्रतिरोधकता के आधार पर हम कोई भी पदार्थ की चालकता को दर्शा सकते हैं। तो अब आप एक बात सोचिए कि किसी पदार्थ की अगर प्रतिरोधकता कम है तो आप कहोगे उसकी चालकता क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चालकता प्रतिरोधकता के ही व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्लियर यहाँ तक? मतलब सिग्मा इक्वल आप क्या लिख सकते हो, 1/रो। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मात्रक की हम बात करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। मात्रक की हम बात करें तो 1/ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो आप आसानी से इसका मात्रक लिख सकते हो क्या, अब ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये आप लिख सकते हो। या ओम इनवर्स जो होता है उसको हम महो लिखते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, महो इंटू मीटर इनवर्स, ये भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? ये तो हो गई क्या, चालकता। तो ये टर्म आपको पहले जानना जरूरी हो गए थे, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति, तो उसमें ये टर्म बहुत उपयोगी है, इनका यूज होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये करवाया है। अब अपन आगे जो टॉपिक रह गया पीछे, ओम के नियम के बाद में था ओम के नियम की व्युत्पत्ति, हम वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर अपवाह वेग से प्रतिरोधकता का उद्गम करने वाले हैं, प्रतिरोधकता का सूत्र प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए आगे, अपवाह वेग से प्रतिरोधकता का उद्गम। देखिए हम अपवाह वेग से प्रतिरोधकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अपन जानते हैं विद्युत धारा, है ना, आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध से, अपवाह वेग व विद्युत धारा के संबंध से, तो ये संबंध आप जानते हो, आई इक्वल क्या होता है, NA/VDE। क्लियर यहाँ तक? ये आप सबको मालूम है ऑलरेडी। अब हम अपन ये भी जानते हैं कि अपवाह वेग VD इक्वल क्या लिखा जा सकता है, EE
टो डिवाइड एम, ये हम ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ के बारे में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए आई इक्वल एन ए ई, ये वाला ई और ये वाला ई ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ई टो डिवाइड एम। क्लियर यहाँ तक एक बार चेक कर लेना। अब अपन ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र ई इक्वल क्या होता है बच्चों, वी अपॉन एल। वी यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर, ठीक है। अब हम इस ई के स्थान पर और क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एल लिख सकते हैं। तो मैं अब क्या लिखूंगा, आई इक्वल एन ए ई स्क्वायर वी टो एंड डिवाइड एम एल, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा। वी को एक काम करता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, बाईं तरफ, ठीक है, ये वाला टर्म मिल गया अपन को। अब मैंने लिख दिया आई अपॉन वी, और मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा इस तरीके से, एन ई स्क्वायर टो डिवाइड एम लिखा, इधर ए इंटू ए डिवाइड एल लिख दिया मैंने। ये सब आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई डिवाइड वी, जबकि हम जानते हैं वी डिवाइड आई जो है वो क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ये मैं आगे लिख देता हूँ इसके बारे में कि आर इक्वल होता है क्या, वी डिवाइड आई। सो अतः आई अपॉन वी इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन आर। ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। तो ये क्या बच्चों क्या हो गया, 1 अपॉन आर इक्वल एन ई स्क्वायर टो डिवाइड एम इंटू ए डिवाइड एल, या आप लिख सकते हो आर इक्वल एम डिवाइड एन ई स्क्वायर टो इंटू एल डिवाइड ए, आप ये भी इसको लिख सकते हो। क्लियर। अब आप ये जानते हो कि R इक्वल क्या होता है, रो L डिवाइड A। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। जब आप दोनों को इक्वल करोगे तो समीकरण 2 इक्वल मैंने किया समीकरण 1, ये किया तो आप जानते हो L डिवाइड A कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल क्या बच जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ठीक है। ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया इसका, ठीक है, प्रतिरोधकता का सूत्र। वास्तव में ये सूत्र होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, जहाँ m जो कण है, ठीक है, उसका आवेश जो है उसका द्रव्यमान होगा, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये टो जो है ये क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। क्लियर हो तो यहाँ तक। अब इसी से हम चालकता को भी दर्शा सकते हैं। अतः चालकता की अगर बात करें सिग्मा की, तो ये अपन जानते हैं 1 डिवाइड रो होता है। अतः सिग्मा इक्वल इसका बिल्कुल व्युत्क्रम एन ई स्क्वायर टो डिवाइड एम, ये क्या होगी, चालकता। क्लियर यहाँ तक। तो मैं लिखूंगा इसको महो इंटू मीटर इनवर्स। ये बच्चों ये यहाँ तक का हमने क्या पढ़ लिया, प्रतिरोधकता एवं चालकता का हमने उद्गम किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे जो ओम के नियम की व्युत्पत्ति है, ठीक है, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है एक बार, ठीक है, तो वो संबंध हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संबंध प्राप्त करेंगे कुछ इन सूत्रों की अब सहायता से, मतलब अपवाह वेग की सहायता से, ठीक है। तो अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाह वेग से धारा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र या फिर चालकता में संबंध। कहने का मतलब है अब हमें यहाँ पर प्राप्त करना है जे का ई या सिग्मा के मध्य संबंध, ये अपन को पढ़ना है। तो इसके लिए आपको अपवाह वेग वाले इन सूत्र का ही हमें उपयोग करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपवाह वेग और विद्युत धारा में एक संबंध आप जानते हो, क्योंकि अपवाह वेग व विद्युत धारा
के मध्य संबंध से। और ये I इक्वल क्या होता है बच्चों, एन ए वी डी ई। आई इक्वल क्या होता है, एन ए वी डी ई होता है। अब बच्चों जब मैं आई ए को इस तरफ भेज दूँ तो I अपॉन ए इक्वल क्या हो जाएगा, एन वी डी ई बन जाएगा कि नहीं। और हम जानते हैं कि धारा घनत्व J इक्वल क्या होता है, I अपॉन ए, ये धारा घनत्व होता है। मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये J इक्वल एन वी डी ई, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वी डी जो है वो क्या होता है, ये होता है ई टो और डिवाइड एम, ये होता है। जब मैं ये मान यहाँ लिखूँगा तो बताओ क्या बनेगा, एन और ये ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा और ये टो डिवाइड एम। क्लियर यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को, देखिए अतः J इक्वल क्या लिखा जा सकता है, एन ई स्क्वायर टो डिवाइड एम इंटू ई, ये हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं चूंकि चालकता, पदार्थ की जो चालकता है इसका सूत्र अभी हमने प्राप्त किया था और वो यही था, एन ई स्क्वायर टो डिवाइड एम, यह भी हमने प्राप्त किया पीछे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो J इक्वल सिग्मा ई, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए बच्चों, तो ये हमें संबंध प्राप्त हो गया, J इक्वल सिग्मा ई। ये धारा घनत्व का इस चालकता के और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके मध्य ये संबंध होता है। अगर इनमें कोई भी टर्म, अगर एक नियतांक अगर नियत दिया हुआ है तो वो सीधा उसके समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे रूप से जो चालकता है ये आरोपित विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रम के बराबर होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं जब हम E को इस तरफ भेजेंगे बाईं तरफ तो E अपॉन में जाएगा, तो चालकता विद्युत क्षेत्र की व्युत्क्रम हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र जितना कम होगा, ठीक है, उसकी चालकता उतनी ही क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी उस पदार्थ की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अपवावेग के द्वारा धारा घनत्व एम चालकता या फिर विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। अब हम आगे पढ़ेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब देखिए बच्चों, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। यहाँ से देखो, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम वही अपवावेग के नियम से ही करेंगे, ठीक है। अपवावेग के आधार पर ही ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है यहाँ पर। तो हम वापस से वही लिखेंगे कि अपवावेग एवं विद्युत धारा के मध्य के संबंध से और वो संबंध हम जानते हैं, I इक्वल क्या होता है, एन ए वी डी ई, हम इसका उपयोग करेंगे। अब बच्चों एक बार आप पहले क्या करो, ओम के नियम को लिख लिया करो। जैसे अपन जानते हैं ओम का नियम जो है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, हमें ये प्राप्त करना है इसमें। क्लियर यहाँ तक। ये जो टर्म है ये हमें इससे प्राप्त करना है, मतलब I आएगा इसमें, V आना है और R आना है, मतलब हमें इस I को तो यहाँ से नहीं हटाना है। तो एक काम करते हैं, हम अपवावेग का जो सूत्र है उसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि अपवाह वेग वी डी इक्वल क्या होता है, ई टो डिवाइड एम, ये मैं आई के इस फॉर्मूले में लिखूंगा, इस संबंध में एन, तो ये ई इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा, ई स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और ये लिखा मैंने टो, ठीक है, इंटू ई डिवाइड एम, ठीक है। ये हमने अपवावेग का मान लिख दिया यहाँ पर। अब हमें देखो, यहाँ पर आप चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो, या फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो जो ये टर्म है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे अब v चाहिए, v इक्वल टू आई आर बनाना है, तो मुझे इस ई से v मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E इक्वल, ये क्या है,
ये चेक करिए, विद्युत क्षेत्र E इक्वल है V/L, ये होता है। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल N E स्क्वायर टो डिवाइड M इंटू A इंटू V/L, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसको देखो V आ रहा है यहाँ पर, ये N स्क्वायर टो डिवाइड M है, ठीक है। ये अपन जानते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि प्रतिरोधकता रो इक्वल क्या होता है, M/NE स्क्वायर टो, ये होता है। मैं अब देखो ये अपने पास में बन रहा है NE स्क्वायर टो डिवाइड M, मतलब ये वाला टर्म इसका उल्टा है। तो मैं I इक्वल क्या लिख सकता हूँ, AV डिवाइड रो L, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब बताओ, हम ये भी जानते हैं कि R इक्वल, चूंकि प्रतिरोध R इक्वल क्या होता है, रो L डिवाइड A। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है ना, ये क्या चीज़ बन रही है यहाँ पर, 1 डिवाइड R, ठीक है। रो L डिवाइड A उल्टा है यहाँ पर ये भी। तो I इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, V/R, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः V इक्वल IR, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया ये संबंध, जो कि ओम के नियम को सिद्ध करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उपरोक्त, या मैं यहाँ पर लिखूँ कि चूंकि R एक नियतांक है, अतः V प्रोपोर्शनल टू I। अब बताइए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः उपरोक्त संबंध, यहाँ लिखेंगे, अतः उपरोक्त संबंध ओम के नियम के समान है, ठीक है, या ओम के नियम को सिद्ध करता है। उपरोक्त संबंध ओम के नियम को सिद्ध करता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओम के नियम को सिद्ध करता है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया क्या, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब हम आगे बच्चों, देखो आज मैं इतना ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रतिरोधकता जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। इसके अलावा फिर हम आगे पढ़ेंगे कि एक और टर्म था, प्रतिरोधकता किस प्रकार तापमान निर्भर करती है। इसके अलावा हाँ, कार्बन प्रतिरोध हम यहाँ पर अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।